नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शोभा IAS एकेडमी में। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है स्थूल पदार्थों के गुण। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः क्या लिखा है? सामान्यतः द्रव की तीन अवस्थाएं, द्रव अथवा पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। द्रव के तीनों रूपों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। द्रव के तीनों रूपों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। जैसे कि ठोस में हम देखेंगे प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। द्रव में हम देखेंगे दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकात्व एवं प्लवन। ये सब गुण किस में पाए जाते हैं? द्रव में। गैसों में हम देखते हैं, गैस में क्या है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। तो हम अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं प्रत्यास्थता, अर्थात क्या है? इलास्टिसिटी। देखिए, प्रत्यास्थता पढ़ने से पहले हम ऐसे ही आपको एक समझा देते हैं प्रत्यास्थता होता क्या है। प्रत्यास्थता क्या है? इलास्टिसिटी जो है एक भौतिक गुण है जो किसी वस्तु को उसके आकार या रूप में परिवर्तन के बाद, आकार या रूप में परिवर्तन करने के बाद अपने मूल आकार या रूप में वापस आने की क्षमता को दर्शाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह अपने आकार या रूप में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जब बल हटा दिया जाता है तो वह वस्तु क्या होती है? अपने मूल आकार या रूप में वापस आने की क्षमता रखती है या वापस आने की कोशिश करती है। उसे ही हम प्रत्यास्थ कहा जाता है या उसे ही हम प्रत्यास्थ कहते हैं। प्रत्यास्थता के उदाहरण में हम जैसे देखते हैं रबड़ बैंड होता है। रबड़ बैंड क्या होता है? रबड़ को जब हम खींचते हैं तो वो खींचने के बाद जब छोड़ देते हैं तो वो पुनः अपने स्थिति में वापस आ जाता है। स्प्रिंग देखेंगे, स्प्रिंग को हम जैसे ही खींचते हैं, जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं या उसको हम खींचते हैं तो वह अपने आकार को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वह अपने वापस मूल आकार में आ जाता है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है? इलास्टिसिटी। साधारणतया दृढ़ पिंड का आशय किसी ऐसे कठोर पदार्थ से है जिसकी कोई निश्चित आकृति तथा आकार हो, परंतु वास्तव में पिंडों को तनित, संपीड़ित अथवा बंकित किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी दृढ़ इस्पात की छड़ को भी पर्याप्त बाह्य बल लगाकर विरूपित किया जा सकता है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसका आकार अथवा आकृति अथवा दोनों ही बदल जाते हैं, परंतु इस बल को हटा लेने पर वस्तु पुनः अपना प्रारंभिक आकार या आकृति प्राप्त कर लेती है। वस्तु के इस गुण को, जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है, इसी को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता देखिए दो प्रकार से होती है। देखिए, एक है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं जो वस्तुएं वायु बल को हटा लेने पर या हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, वे पूर्ण प्रत्यास्थ या परफेक्टली इलास्टिक कहलाती है। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे पूर्ण प्रत्यास्थता क्या है? ठीक, जब कोई वस्तु अपने मूल आकार या रूप में पूरी तरह से वापस आ जाती है तो उसे पूर्ण प्रत्यास्थता कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं क्या है। जो वस्तुएं वायु बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, वे पूर्ण सुंघट या परफेक्टली प्लास्टिक कहलाती हैं। वास्तव में कोई वस्तु न तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और न ही पूर्ण सुंघट्य, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर होती हैं। मोटे तौर पर क्वार्ट्ज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु तथा मोम को पूर्ण सुंघट माना जा सकता है। अब देखते हैं हम प्रतिबल क्या है। देखते हैं प्रतिबल क्या है, हम ऐसे ही समझा देते हैं।
प्रतिबल क्या है? जो किसी वस्तु पर, प्रतिबल किसी वस्तु पर लगने वाले बल के कारण उसके अंदर उत्पन्न होने वाले आंतरिक बल को दर्शाता है। प्रतिबल क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाले बल के कारण उस वस्तु के अंदर उत्पन्न होने वाले आंतरिक बल को दर्शाता है। यह वस्तु के एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दर्शाता है। इसी को हम प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाता है। क्या लिखा है? किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उस पर या उस वस्तु की प्रत्येक काट या सेक्शन पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होती है, जो यह प्रयास करते हैं कि वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर ले। इस प्रकार के बलों को हम प्रतिबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रबड़ है, रबड़ का गुटका है। जब हम इसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या होता है? दब जाता है। ऐसे थोड़ा सा दब जाता है और ये रबड़ क्या होता है? ऊपर अपने पुनः आकृति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। जब हम ऊपर से बाह्य बल लगाते हैं तो आंतरिक बल भी कार्य करता है उसको पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वही लिखा है इसमें। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उस वस्तु की प्रत्येक काट पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाते हैं, जो यह प्रयास करते हैं कि वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर ले। इस प्रकार के बलों को हम प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल a वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F हो तो प्रतिबल बराबर F/A। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिए, जो दाब होता है, दाब भी होता है हमारा F/A, बल बटे क्षेत्रफल। इसका भी मात्रक हमारा क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं विकृति, स्ट्रेन। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इसे विकृत कहते हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु है, जब इस पर हम कोई बाह्य बल लगाकर इसके आकृति में हम परिवर्तन कर देते हैं, उसके आकार में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे इस प्रकार की आकृति हो गई, ठीक, बाह्य बल लगाकर इसको हम ऐसे कर दिए, उसी आकार में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? विकृत कहते हैं। ठीक है, वही लिखा है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इसे विकृत कहते हैं। चूँकि विकृत एक अनुपात है, विकृत क्या है? एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हुक का नियम अब देखते हैं। हुक का नियम, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के अनुसार यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ का कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, हुक साहब क्या कहते हैं? वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के अनुसार क्या है? यदि किसी वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, तो फार्मूला ये देखिए क्या है? विकृति अनुक्रमानुपाती प्रतिबल। ठीक, ये है विकृत अनुक्रमानुपाती प्रतिबल। विकृत और ये अनुक्रमानुपाती का हम साइन हटाएंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्थिरांक है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबल तथा विकृत का अनुपात एक क्या होता है? स्थिरांक होता है, जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक है। हुक कहते हैं कि जो विकृति है वो प्रतिबल के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, प्रतिबल तथा विकृत का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक ई कहते हैं। ठीक है, ये आया। अब हम देखते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन।
किसी द्रव की, क्या लिखा है, किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ, किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है तथा एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति, द्रव के ताप तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। यदि किसी द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। क्या पृष्ठ तनाव क्या हो, यदि किसी द्रव का भार क्या हो, नगण्य हो, तो उसकी आकृति क्या होगी, पूर्ण गोलाकार होगी। उदाहरण के लिए वर्षा की बूंदें तथा साबुन के बुलबुले पूर्ण गोलाकार होते हैं। इसका कारण यह है कि बूंद वह आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यदि बूंद के ऊपर केवल पृष्ठ तनाव ही कार्य कर रहा हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तब न्यूनतम होगी जब उसका क्षेत्रफल कम से कम हो, अतः बूंद क्या होगी, गोलाकार हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं पृष्ठ तनाव को फिर से हम समझाते हैं। देखिए पृष्ठ तनाव क्या है, पृष्ठ तनाव क्या है, यह एक भौतिक गुण है। पृष्ठ तनाव एक भौतिक गुण है जो किसी तरल के पृष्ठ पर कार्य करता है, और यह तरल के अणुओं के बीच के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है, जो तरल के पृष्ठ को एक लोचदार झिल्ली की तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, अणुओं के बीच आकर्षण करता है। तरल के अणुओं के बीच आकर्षण बल के कारण वे एक दूसरे के क्या कहते हैं, करीब आते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे इसमें पानी की बूंदें, अभी हम लोगों ने देखा जो वर्षा की बूंदें हैं उसमें क्या होगा, जो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि उनका पृष्ठ तनाव उन्हें एक गोलाकार आकृति में रखने की कोशिश करता है। ठीक है, साबुन के जो बुलबुले हमने पढ़ा अभी उदाहरण में, तो साबुन के बुलबुले क्या है, यह गोलाकार होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव उन्हें एक गोलाकार आकार में क्या करता है, रखने की कोशिश करता है। ठीक है, यही हमारा पृष्ठ तनाव है। अब हम देखते हैं ससंजक तथा असंजक बल देखते हैं। आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, देखिए एक ही पदार्थ के जो सेम पदार्थ के होंगे मॉलिक्यूल, उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, उसे हम ससंजक बल कहते हैं। उसे हम ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। परंतु जो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स, असंजक बल कहते हैं। ठीक, ससंजक बल क्या कहते हैं, समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम आसंजक बल या एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम है परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार क्या कर लेती है, धारण कर लेती है। देखिए इसमें क्या, तेल तथा जल, इसमें क्या है, तेल तथा जल, ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच क्या होगा, असंजक बल होगा। लेकिन जल के ससंजक बल मतलब जल के जो अपने मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच ससंजक बल, ठीक, परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती है, परंतु जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल की बूंद एक पतली फिल्म के रूप में अधिक क्षेत्र में फैल जाती है।
अब देखते हैं केशिकात्व। केशिकात्व क्या होता है? देखिए, केशिकात्व में क्या होगा, एक केश नली होगी, एक जैसे केश नली होगी जो दोनों सिरों पर क्या होगी, खुला होगी। एक केश नली है, दोनों सिरों पर क्या है, खुला है। ठीक, इसमें जल के या द्रव के केश नली में चढ़ने या उतरने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। ठीक, फिर से हम देखते हैं इसको। जैसे कोई केश नली है, केश नली में द्रव के चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया को हम केशिकात्व कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए, कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर, क्या लिखा है, कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर से खुली नली को केश नली या केशिका नली कहते हैं। केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं। देखिए, कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर खुली नली को केश नली या केशिका नली कहते हैं। केशिका नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। किसी द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण क्या है, द्रव का पृष्ठ तनाव है। ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं वे कांच की केश नली में ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, जबकि जो द्रव कांच को नहीं भिगोते वे केश नली में नीचे उतर आते हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी केश नली को जल में सीधी खड़ी करने पर उसमें जल नली के बाहर वाले जल के तल के ऊपर कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है, जबकि केश नली को पारे में खड़ा करने पर नली के भीतर पारे का तल बाहरी तल की अपेक्षा नीचे उतर आता है। देखिए क्या है इसमें, देखिए कोई केश नली है, इसमें जब इसमें हम जल भरते हैं या किसी जल भरे वाले बर्तन में हम इसको ऐसे डालते हैं केश नली को, तो जल क्या होगा, केश नली में ऊपर की ओर चढ़ेगा और जब पूरा भर जाएगा तो जल इस प्रकार से ऊपरी सतह पर जल इस प्रकार से भर जाएगा। ठीक है, ऊपरी सतह तक। लेकिन पारा जो होता है, ये क्या होता है, इसको जब भरा जाता है तो इसका जो ऊपरी तल होता है इस टाइप का होता है, इस प्रकार से होता है। वही लिखा है, क्या लिखा है इसमें कि जल जो होता है, जब केश नली को जल में सीधी खड़ी करने पर उसमें जल नली के बाहर वाले जल के तल से ऊपर कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। ये देखिए, बाहर वाले तल के ऊपर कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है, जबकि केश नली को पारे में खड़ा करने पर नली के भीतर पारे का तल बाहरी तल की अपेक्षा नीचे उतरा रहता है, वो या उतर जाता है। ये देखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं केशिकात्व के कारण क्या है। केशिकात्व के उदाहरण में देखते हैं हम, जल का पौधे के तनों में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना। जल का पौधों के तनों में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना। मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना। फाउंटेन पेन की नीब की नोक बीच से छिड़ी होती है, ठीक है, जिससे इसमें छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है। जब इसे स्याही में डुबोते हैं तो कुछ स्याही केश नली में चढ़ जाती है। हालांकि रिफिल वाले पेन से लिखाई गुरुत्व के कारण संभव होती है, यह पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, स्याही सोखते, क्या लिखा है, स्याही सोखते का कार्य भी केशिकात्व क्रिया पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं श्यानता या विस्कोसिटी। श्यानता क्या है, यह एक भौतिक गुण है जो किसी तरल के प्रवाह को दर्शाता है। ठीक, यह तरल के अणुओं के बीच के आकर्षण बल और उनके आकार के कारण उत्पन्न होता है, जो तरल के प्रवाह को धीमा या तेज कर सकता है। देखिए, जैसे ये तरल है, कोई देखिए ये क्या है, तरल है, जल ही मान लेते हैं इसको, जल। ठीक, जैसे ये निचली सतह है, इसके ऊपर ऊपरी सतह के अणु है,
इसके ऊपर ये चौथी सतह के अणु है। तो ये जो नीचे वाला सतह है, ये ऊपर अपने से ऊपर वाले सतह को क्या करेगा, आकर्षित करेगा और उसके स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसी प्रकार दूसरा वाला सतह तीसरे को, तीसरा वाला चौथे को। ठीक है, तो ये क्या है, अणुओं के बीच क्या है, ये आकर्षण बल है। ये पहले परत के अणु है, ये दूसरे परत के अणु है, ये तीसरे परत, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। पहली परत दूसरे को, दूसरे वाले तीसरे को, ऐसे चौथे को। तो इनकी जो गति होगी वो क्या, इन्हीं के कारण जो इनकी गति है वो धीमा या तेज हो सकती है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं श्यानता। देखिए ये चित्र दिखाया गया है, ये कोई क्या है, द्रव है, ABC। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चित्र में प्रदर्शित है कि कोई द्रव एक दृढ़ क्षैतिज तल AB में बह रहा है। द्रव की वह परत जो तल के संपर्क में है स्थिर रहती है। ठीक है, जो तल के संपर्क में है, जैसे स्मॉल a, ये क्या है, तल के संपर्क में है। ठीक है, स्थिर रहती है, परंतु इस तल के ऊपर की ओर परतों का वेग बढ़ता जाता है। ठीक है, परंतु इस तल के ऊपर की ओर परतों का वेग बढ़ता जाता है। सबसे ऊपर की परत सर्वाधिक वेग से बहती है। 3 समानांतर परतों A, B, C में परत A का वेग सबसे कम, B का वेग उससे अधिक तथा C का वेग उससे अधिक है। परत A परत B के वेग को कम करने का प्रयत्न करती है तथा परत B C के वेग को कम करने का प्रयत्न करती है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक परत अपने आंतरिक बल का कार्य करते हैं। क्या लिखा है, इसी प्रकार प्रत्येक परत अपने से नीचे की परत को आगे धकेलती हैं। स्पष्ट है कि विभिन्न परतों पर आंतरिक बल कार्य करते हैं जो कि उनकी सापेक्ष गति को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इन बलों को श्यान बल कहते हैं। द्रवों के बहाव को बनाए रखने के लिए श्यान बलों के विरुद्ध बाह्य बल लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बाह्य बल लगाना पड़ता है। स्पष्ट है कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है, गाढ़े द्रव जैसे कि ग्लिसरीन, शहद इत्यादि में अधिक श्यानता होती है। जो गाढ़े द्रव होते हैं, जैसे शहद हुआ, ग्लिसरीन हुआ, इसमें श्यानता अधिक होती है। इसीलिए ये क्या होते हैं, इनको जब फर्श पर ऐसे गिरा दिया जाता है, ये दूर तक नहीं फैलते हैं। और पानी के बीच, जैसे पानी हुआ, पानी में क्या होता है, श्यानता बहुत कम होती है, इसीलिए इसी फर्श पर गिराने पर वो क्या होती है, दूर तक फैल जाता है। ठीक है, अतः गाढ़े द्रव पतले द्रवों की अपेक्षा शीघ्र ठहर जाते हैं। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है। इसके विपरीत गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है। अब हम देखते हैं दाब या प्रेशर देखते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल अपान क्षेत्रफल। दाब का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब क्या है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब। द्रव के स्वतंत्र तल से h गहराई पर द्रव के, जैसे ये क्या है, ठीक, ये कोई द्रव है, किसी केस नली में भरा हुआ है। ठीक है, तो वही लिखा है, द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई पर स्थिति h, ये गहराई क्या है, h है, गहराई पर स्थिति किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब क्या है, P बराबर HdG, जहाँ D क्या है, द्रव का घनत्व है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और H तो अभी आपने देखा, H गहराई है, जिस बिंदु पर द्रव के कारण क्या है, दाब उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं उत्प्लावक बल या उत्प्लावन बल। हम देखते हैं उत्प्लावन बल, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है, तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। देखिए उत्प्लावन बल क्या होता है, जैसे मैंने एक बाल्टी में मैंने पानी लिया
और कोई खाली डब्बा, जैसे मैंने प्लास्टिक का कोई डब्बा ले लिया, उसमें जब हम डुबोते हैं तो वो डूबता नहीं है, ऊपर की ओर ऐसा लगता है नीचे से कोई ऊपर की ओर धक्का दे रहा है, नीचे से ऊपर की ओर कोई धक्का दे, वही बल जिस बल के द्वारा ऊपर की ओर धक्का दिया जाता है, वही बल क्या है? उत्प्लावन बल है। ठीक है, जैसे मैंने बाल्टी में अभी पानी भरा, ठीक, पानी में जब हम डब्बा डालते हैं, कोई डिब्बा हम उसमें डुबोते हैं, किसी वस्तु को हम डुबोते हैं, तो नीचे से जो द्रव के द्वारा, पानी के द्वारा जो बल लगाया जाता है ऊपर की ओर, वही बल उत्प्लावन बल होता है। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है या डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए एक बल के कारण होती है। इस बल को उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट कहते हैं, उत्क्षेप कहते हैं। उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। अब देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जैसे ये कोई बाल्टी है, ठीक, बाल्टी में क्या है? ये पानी भरा हुआ है। अब हम इसमें कोई वस्तु इसमें डुबोते हैं, ठीक, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है। इसमें जब डुबोते हैं तो इस वस्तु के द्वारा हटाए गए जो पानी का भार है, क्या लिखा है? उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जो ये होता है, ये वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य देखिए, आर्किमिडीज साहब क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। उसके भार में मतलब इस वस्तु के भार में कमी आती है। यह जो भार में कमी है, आभासी कमी है, वस्तु द्वारा हटाए गए, इस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, अब देखते हैं प्लवन का सिद्धांत। किसी द्रव में स्थित ठोस वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। किसी द्रव में स्थित ठोस वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। वस्तु का भार W जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, ठीक है। द्रव का वस्तु पर उत्क्षेप F जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। ये क्या है? ये नीचे की ओर कार्य करता है, ऊपर की ओर कार्य करता है F बराबर m/a। ठीक है, दो बल कार्य करते हैं। प्लवन सिद्धांत के अनुसार क्या है? जो वस्तु है, ठोस वस्तु है, जब हम उसको पानी में डुबोते हैं, किसी द्रव में डुबोते हैं, तो उस वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो जिस बल से हम उसको पानी में डुबोते हैं वो बल W, उसका जो भार होता है, या हम न उसको बाह्य बल न लगाए, जो वस्तु का भार है उसी के द्वारा W, और द्रव के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है जो F है। ठीक है, चलेगा। द्रव का वस्तु उत्पेच F जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर कार्य करता है। उत्क्षेप का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किसी द्रव में वस्तु का डूबना या तैरना इन दोनों बलों के आपेक्षिक मान पर निर्भर करता है, जिसकी निम्नलिखित अवस्थाएं संभव है। यदि W क्या है? W जो है F से अधिक है तो इस दशा में परिणामी बल W - F नीचे की ओर कार्य करेगा, अतः वस्तु क्या होगी? द्रव में डूब जाएगी। जो ऊपर से जो भार लग रहा है वो नीचे से ऊपर की ओर लगाए गए बल से क्या है? अधिक है, तो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। यदि दोनों दाब क्या है या दोनों बल यदि बराबर हैं तो इस दशा में क्या होगी? वस्तु जो है द्रव में डूबेगी नहीं, वहीं तैरती रहेगी। यदि भार जो है ऊपर से जो नीचे की ओर लग रहा है वो कम हो और नीचे से जो ऊपर की ओर बल लगाया जा रहा है वो अधिक हो, तो इस दशा में स्वतंत्र छोड़ देने पर ऊपर की ओर उठने लगेगी। वस्तु जो है स्वतंत्र छोड़ देने पर ऊपर की ओर उठने लगेगी।
ठीक। अब देखते हैं किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा। यह द्रव तथा ठोस के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। इसकी गणना निम्न संबंध द्वारा की जा सकती है। देखिए क्या आएगा, ठोस के डूबे भाग का आयतन, ठोस के डूबे भाग का आयतन अपान ठोस का कुल आयतन बराबर ठोस का घनत्व अपान द्रव का घनत्व। ठीक है। स्पष्ट है कि अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा तथा कम घनत्व वाले द्रव में अधिक भाग डूबेगा। यदि ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर है तो ठोस द्रव में क्या होगा, तैरता रहेगा या तैरेगा। तो दोस्तों आज यहीं तक। जो कुछ क्वेश्चन हैं इनको हम अगले दिन देखते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।